महर्षि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ला पंचमी तदनुसार 3000 ईसा पूर्व को राजस्थान में हुआ था। वर्तमान में वो स्थान अगस्त कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता था। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने राजस्थान छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वही बस गए थे। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में से की जाती है। अगस्त को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। महर्षि अगस्त ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के बेटे ईधमवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि थे। महर्षि अगस्त को पुलस्त ऋषि का बेटा माना जाता था। उनके भाई का नाम वृषरवा था, जो रावण के पिता थे। महर्षि पुलस्त ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया था, जो विद्वान और वेदज्ञ भी थी। दक्षिण भारत में इसे मलय ध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता था। वहाँ इसका नाम कृष्णेक्षणा था। इनका ईदमवाहन नाम का भी एक पुत्र था। अगस्त के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल ही पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और मणिमती नगरी के इब्वल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। महर्षि अगस्त ऋषि काल में राजा शुत्रवा, बृहदस्थ और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त के साथ मिलकर दैत्यराज इलविल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। सत्रेह जात विशिता नमो भी कुंभरेतः शिशि चतुः समानम ततो ह मान उदीयाय मध्यात ततो ज्ञात मृषि माहुर्वशिष्ठम। इस ऋचा के भाष्य में आचार्य सायन ने लिखा है, ततो वसति वरात कुंभात मध्यात अगस्तो शमी प्रमाण उदयीयाप प्रादुर्बभुव ततः कुंभाद्वशिष्ठ प्रियसिंह जात महु। दक्षिण भारत में अगस्त तमिल भाषा के आद्य वैयाकरण हैं। ये कवि शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये शूद्र वैयाकरण के नाम से प्रसिद्ध थे। ये ऋषि अगस्त के ही अवतार माने जाते थे। ग्रंथकार के नाम परुनका ये व्याकरण अगस्त व्याकरण के नाम से प्रख्यात है। तमिल विद्वानों का कहना है कि ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही मान्य, प्राचीन तथा स्वतंत्र कृति है, जिससे ग्रंथाकार शास्त्रीय विद्वता का पूर्ण परिचय उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में इनकी विशिष्ट योगदान के लिए जावा, सुमात्रा आदि में इनकी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त वेदों में वर्णित मंत्रद्रष्टा मुनि हैं। इनकी आवश्यकता पड़ने पर कभी ऋषियों को उदरस्थ कर लिया था तो कभी समुद्र भी पी गए थे। महर्षि अगस्त
कि भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है। एक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक जिले के अगस्त्य मुनि नामक शहर भी है। यहाँ महर्षि ने तप किया था तथा आतापी वातापी नामक 2 असुरों का वध भी कर दिया था। मुनि के आश्रम के स्थान पर वर्तमान में एक मंदिर है। आसपास के अनेक गांवों में मुनि जी की इष्ट देव के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। मंदिर में मठाधीश निकष्ट बेंजी नामक गांव में रहते थे। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ तथा इनका आश्रम पास ही था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाले असुरों का वध करने के लिए प्रण किया तथा निश्चरहीन करहुमाही। महर्षि अगस्त ने श्री राम को इस कार्य हेतु कभी समाप्त न होने वाले तीरों वाला एक तरकश प्रदान किया था। एक अन्य आश्रम तमिलनाडु के तिरुपति में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत, जो कि महर्षि का शिष्य था, का एक घमंड बढ़ गया था तथा उसने अपनी ऊंचाई बहुत बढ़ा दी थी, जिस कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचनी बंद हो गई थी तथा प्राणियों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने महर्षि से अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना की। महर्षि ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि उन्हें तप करने हेतु दक्षिण में जाना है, अतः उन्हें मार्ग दे। विंध्याचल महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि ने उससे कहा कि वो उनके वापस आने तक झुका ही रहे तथा पर्वत को लांघकर दक्षिण चले गए। इसके पश्चात वहीं आश्रम बनाकर तप किया तथा वहीं रहने लगे। एक आश्रम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के ओकोले में परवारा नदी के किनारे भी है। यहाँ महर्षि ने रामायण काल में निवास किया था। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति में सभी प्राणी दुश्मनी भूल गए थे। महर्षि अगस्त केरल के मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू की दक्षिणी शैली वर्मकल्ले के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु भी थे। वर्मकल्ले निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र मुरुगन मतलब कार्तिकेय को ये कला सिखाई तथा मुरुगन ने ये कला अगस्त को सिखाई। महर्षि अगस्त ने ये कला अन्य सिद्धरों को सिखाई तथा तमिल में इस पर पुस्तकें भी कई लिखी गई। महर्षि अगस्त दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के जनक भी हैं। एक रोचक तथ्य, ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र भी मिलते हैं। अर्थात एक मिट्टी के पात्र में इसमें ताम्रपट्टिका कॉपर शीट डालें तथा सिखी ग्रेवा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सॉडस्ट लगाएं, ऊपर पारा मरकरी या दस्त लोस्ट मतलब जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त को कुंभोद्रव बैटरी बोन भी कहा जाता था। अनने जल भंगिस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शतानां कुंभानां संयोग कार्य कृस्मितः। अगस्त संहिता। महर्षि अगस्त कहते हैं 100 कुंभ उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे।
तो पानी अपने रूप बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात कृमि स्वर्ण रजतो लेप सत्कृति रुच्यते यवक्षार मयोधानो सुशक्त जलसन्निधो आच्छादयति तत्राम्रं स्वर्णेन रजतेन वा सुवर्णलिप्तं तत्ताम्रं सातं कुंभमिति स्मृतम्। अगस्त्य संहिता 5वां अध्याय। अर्थात कृत्रिम स्वर्ण एवं रजत का लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सान्निध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को सात कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। इसका उल्लेख शुक्र नीति में भी है। विद्युत तार, आधुनिक नौकाचल और विद्युत वाहन, संदेश वाहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। 9 तारों का सूत्र बनता है। 9 तारों का एक गुण, 9 गुण का एक पाश, 9 पाशों का एक रश्मि और 9, 8 और 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त मुनि गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमानों को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। वायुबंधक वस्त्रेण सुबध्यो य नतमस्तके उदानस्य लघुत्वेन बिभ्यताकाशः नयकम। अर्थात उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो ये विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो इससे आकाश में उड़ा जा सकता है। उपरोक्त पंक्तियों में कहा गया है कि विमान वायु पर इसी तरह से चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग कहा गया है, क्योंकि वो बड़ा लचीला होता है। वायु पुराण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा ही वस्त्र बनाता था जिससे वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में भी उल्लेख है। रेशमी वस्त्र पर अंजीर, कटहल, आम्ब, अक्ष, कदम्ब, मीरा बोलेन वृक्ष के 3 प्रकार और दालें, इनके रस या सत्व के लेप किए जाते थे। तत्पश्चात सागर तट पर मिलने वाली शंख आदि और शर्करा का घोल यानी द्रव्य सिरा बनाकर वस्त्र को भिगोया जाता था, फिर उसे सुखाया जाता था, फिर उसमें उदान वायु भरकर उड़ा जा सकता था। महर्षि अगस्त के बाद वैज्ञानिक वैशेषिक दर्शन में ऊर्जा का स्रोत, उत्पत्ति, उपयोग के संबंध में भी बताया गया है। ये था आज का विषय, महर्षि अगस्त्य संहिता। कैसा लगा ये वीडियो, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में इसका उल्लेख करें। नमस्कार।